नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। दोस्तों, आप लोगों की बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी कि ड्राइंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, तो आज की क्लास उसी पर है। जो भी विद्यार्थी लखनऊ यूनिवर्सिटी के हैं चाहे कानपुर यूनिवर्सिटी के हैं, आप दोनों के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दोनों का फर्स्ट सेमेस्टर का जो ड्राइंग का सिलेबस है वो सेम है और चाहें तो आप अपना सिलेबस देख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देखिए, बीए फर्स्ट सेमेस्टर और एग्जामिनेशन 2024 यानी 2024 के क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, तो सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, पहले क्या होता था, आपके पेपर का जो पैटर्न था, आपके पेपर में 10 प्रश्न आते थे जिनमें से आपको कोई भी 5 प्रश्न हल करने होते थे। लेकिन अब क्या है, आपके पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। अब क्या है, आपके पेपर में जो क्वेश्चन हैं वो 10 ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, उन 10 प्रश्नों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। पहले भाग में आपके 2 प्रश्न रहेंगे, दूसरे भाग में आपके 8 प्रश्न रहेंगे। यहाँ से आपको एक प्रश्न करना अनिवार्य है। पहले भाग से आपको एक प्रश्न करना अनिवार्य है और जो आपके यहाँ पर 8 प्रश्न हैं, यहाँ से आपको कोई 3 प्रश्न करना अनिवार्य है। तो एक प्रश्न पहले भाग से, 3 प्रश्न दूसरे भाग से। तो इस प्रकार आपको 10 में से कुल 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। लेकिन जो आपका पहले का पैटर्न था वो ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था, आपके पेपर में 10 प्रश्न रहते थे, उनमें से कोई भी आप 5 प्रश्न हल कीजिए और जो आपके पेपर की टाइमिंग होती थी वो 3 घंटे की थी, लेकिन वो बदल कर अब केवल 2 घंटे की कर दी गई है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा और जो आपका पूर्णांक है वो 75 का ही रहेगा। अब समझिए यहाँ पर कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रों के केंद्रों, विषय तथा शैली की विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। यानी कि एक प्रश्न प्रागैतिहासिक चित्रकला से जरूर आएगा, ये आप अच्छे से ध्यान रखिए। और इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि भारतीय चित्रकला की प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषताएं लिखिए। तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है प्रागैतिहासिक चित्रकला, उसमें बताया है कि प्रागैतिहासिक चित्रकला के कौन कौन से प्रमुख केंद्र थे और कहाँ से कौन सा चित्र प्राप्त हुआ, प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषताएं क्या हैं, सारी चीज़ें आपको मैंने बता रखी हैं। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए इसकी मूल प्रवृत्तियों को बताइए। ये आपका वही प्रश्न है अथवा करके। तो ये प्रश्न जो प्रागैतिहासिक चित्रकला से पूछा जाएगा वो कैसे भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको प्रागैतिहासिक चित्रकला बहुत अच्छे से पढ़नी है क्योंकि यहीं से जो आपकी चित्रकला है उसकी शुरुआत होती है। तो यहाँ से एक प्रश्न जरूर रहेगा। आगे समझिए, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु घाटी से प्राप्त अवशेषों के बारे में लिखिए। यानी सिंधु घाटी सभ्यता से कौन कौन सी चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं। जैसे कि आपको बताया गया था, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है और पुजारी की प्रतिमा मिली है, पुरुष धड़ मिला है और आपका जो टेराकोटा में निर्मित मातृ देवी की प्रतिमाएं हैं, नर्तक की प्रतिमा है। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और यहाँ से बहुत सारी मोहरें प्राप्त हुई हैं, मोहरों पर चित्र बने हुए हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेंगी जो आपको अच्छे से तैयार करना है। फिर अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, जोगीमारा की गुफाओं की चित्रकला का संक्षिप्त परिचय दीजिए। जो आपकी जोगीमारा की गुफाएं हैं इनका संक्षिप्त में परिचय दीजिए, अथवा जोगीमारा गुफा कहाँ है, गुफा की पेंटिंग तथा कलाकृतियों का वर्णन कीजिए। तो किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको घुमा सकते हैं कि जोगीमारा की चित्रकला पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए या फिर जोगीमारा कहाँ है और यहाँ पर जो भी चित्र प्राप्त हुए हैं उनके बारे में बताइए, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आता है यहाँ पर नंबर 3, अजंता गुफा पर संक्षिप्त में निबंध लिखिए। आपका जो सिलेबस है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका है अजंता। अजंता से तो बिल्कुल भी प्रश्न छूट सकता ही नहीं है। यहाँ से एक प्रश्न जरूर होगा, एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन एक प्रश्न तो मस्ट है। तो अजंता टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है और मैंने पढ़ाया हुआ है।
तो समझिए यहाँ पर अजंता गुफा पर संक्षिप्त में निबंध लिखिए और अजंता की किन्हीं 5 चित्रों की व्याख्या कीजिए। अजंता में चित्रों की भरमार है, ठीक है। तो उन्हीं में से आपको कोई 5 चित्र लेने हैं जिनके बारे में आपको विस्तार से लिखना है। जैसे कि आपका हो गया पद्म पाणी बोधिसत्व, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र है अजंता का। और यहाँ पर बहुत सारी जातक कथाएं मिली हैं बुद्ध के जीवन की। तो जातक कथाएं जो हैं वो एक प्रकार से कहानी के तरीके से होती हैं जिनको आप एक बार में तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो आप किन्हीं 5 जातक कथाओं को अच्छे से तैयार कर लीजिए। और इस प्रकार का अगर प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाए कि अजंता के किन्हीं 5 चित्रों पर या 2 चित्रों पर 3 चित्रों पर संक्षिप्त में लेख लिखिए, तो आप उन जातक कथाओं को लिख सकते हैं क्योंकि वो कहानी टाइप में होते हैं, आप अच्छे से उनको तैयार कर लेंगे, ठीक है। और अगला प्रश्न है यहाँ पर अजंता की चित्रकला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो विशेषताएं तो आपको जो भी टॉपिक हैं सभी की अच्छे से तैयार करनी है। जैसे कि प्रागैतिहासिक जो चित्रकला है उसकी विशेषताएं, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं और आपकी अजंता की विशेषताएं, ठीक है। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर 6 नंबर, बाघ गुफा चित्रों के बारे में विस्तार से लिखिए। या फिर बाघ गुफाओं की संख्या कितनी है, विवेचन कीजिए। तो बाघ की गुफाएं जो हैं उनके बारे में आपको लिखना है और एक एक गुफा आपको हेडिंग डालकर लिखना है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान दीजिए। जो भी प्रश्न का उत्तर आप देंगे, किसी भी प्रश्न का उत्तर आप देंगे तो उसको कैसे लिखना है, आपको हेडिंग डाल के लिखना है, ठीक है। इससे क्या रहेगा, आपका जो प्रश्न है वो दिखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, अच्छा लगेगा। और इससे क्या होगा, एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, आपको नंबर बढ़िया मिलेंगे। तो कोशिश कीजिएगा जो भी प्रश्न हो आपको हेडिंग डाल के ही लिखना है, ठीक है। तो इस चीज़ को पेपर टाइम अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर 7 नंबर, एलिफेंटा के गुहा मंदिर में कौन कौन सी प्रसिद्ध मूर्तियाँ थीं, विवेचन कीजिए। जो आपकी एलिफेंटा की गुफा है जो मूर्तिकला के लिए जानी जाती है, तो यहाँ पर कौन कौन सी प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं, मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं और उनके बारे में आपको लिखना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हुई हैं। वीडियोस अगर ना मिले आपको तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, तो वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। फिर अगला प्रश्न आता है यहाँ पर 8 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर की वास्तुकला का वर्णन कीजिए। जिस प्रकार से आपकी अजंता इंपॉर्टेंट है उसी प्रकार से जो एलोरा की गुफाएं हैं ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अपनी वास्तुकला के लिए जानी जाती हैं। वास्तुकला यानी कि यहाँ पर जो भी मंदिर वगैरह बने हैं, जैसे आपका कैलाश मंदिर है एलोरा का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है जो कि 16 नंबर गुफा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसी की जो वास्तुकला है वो आपसे पूछी गई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 9 नंबर, मौर्यकालीन मूर्तिकला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मौर्यकाल की जो भी मूर्तियां हैं मैंने सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हुई हैं। तो मौर्यकाल की जो मूर्तिकला है उसकी क्या विशेषताएं रही हैं, तो ये आपको अच्छे से तैयार करना है। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य पर लेख लिखिए। देखिए गुप्त काल के जो मंदिर हैं इम्पॉर्टेंट हैं, यहीं से जो मंदिर में ऊपर का क्या बोलते हैं शिखर, गुप्त काल से ही मंदिरों में शिखर बनना शुरू हुए थे। तो आपका गुप्त काल मंदिरों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो मंदिर ही पूछे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि गुप्तकालीन मंदिर की वास्तुगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए और वास्तुकला में आपको मंदिर ही लिखना है, ठीक है, मतलब मंदिरों के बारे में ही बताना है तथा प्रमुख मंदिरों का उल्लेख कीजिए। और या फिर गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है लास्ट वाला और कई बार पूछा भी गया है। तो जो आपका गुप्त काल है ये चाहे आपका सामाजिक हो, धार्मिक हो, चित्रकला में हो, हर क्षेत्र में उन्नति हुई है। गुप्त काल में हर क्षेत्र में उन्नति हुई है, इसीलिए इसको स्वर्ण काल कहते हैं। और शायद ये प्रश्न आपको मैंने हल भी करवाया है। तो ये रहे यहाँ पर आपके प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा और यहाँ से लगभग 80 से 85% तक जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो जो भी प्रश्न यहाँ पर आपको बताए गए हैं अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और आज के लिए बस यहीं तक।
आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और अपने सभी साथियों के साथ में इसे शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।